किशोर सुबह सुबह एक गांव में कुछ काम करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वहां पर अड्डे पर उतरता है और उतरने के बाद गांव के अंदर जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लोग इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद किशोर के मन में भी जिज्ञासा जाग आती है कि इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और अंदर से काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो किशोर होता है वो भीड़ का हिस्सा बनकर उस चीज़ को देखने लगता है जो कुछ वहाँ पर हो रहा था। और जैसे ही वो उस भीड़ के अंदर का नज़ारा देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर एक लड़की को बीच में खड़ा कर रखा है और उसके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर वह लड़की इन सब बातों को सुनकर फूट फूट कर रोए जा रही है, और इस चीज़ को देखकर किशोर से नहीं रहा जाता और वह एकदम से वहाँ पर आता है और आने के बाद उस लड़की का साथ देते हुए कहने लगता है कि आप लोग जो भी इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा रहे हैं, ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती, इस बात का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर जो लोग वहां पर इकट्ठे थे वह भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कौन था वह किशोर और किस वजह से उसने इस लड़की के बारे में ऐसा कहा था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गाँव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है किशोर, जिसके घर में उसके माता पिता हैं। ज़्यादा रुपया पैसा तो उनके पास नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। किशोर का एक बड़ा भाई है जो कि वहीं पर रहा करता है और अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। तो जो किशोर है वो माता पिता का भी लाडला है और साथ में अपने बड़े भाई का भी लाडला है, तो लाड चाप से पाल पोस कर बड़ा किया गया है। यहाँ पर गांव के अंदर किशोर को किशोर कुमार कहा जाता है क्योंकि अक्सर वो अपनी लिखी हुई कविताओं को रास्ते में गुनगुनाता हुआ चलता है और उसकी कविताएं लोगों को बहुत ही अच्छी लगा करती हैं। जब किशोर 8वीं क्लास में होता है तो उससे काफ़ी पहले उसने कविताएं लिखना चालू कर दिया था, छोटी छोटी लाइनें। और जब वह 8वीं क्लास में पढ़ने के लिए जाता है तो जब पढ़ते हुए उसे 2 से 3 दिन बीतते हैं 8वीं क्लास में, तो तभी वहाँ पर एक और लड़की का एडमिशन होता है, जिस लड़की का नाम होता है संगीता, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये जो संगीता होती है ये लड़कों के अंदर चर्चा का विषय बन जाती है। अक्सर होता है ना कि कोई खूबसूरत लड़की अगर क्लास के अंदर आ जाए तो लड़के उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। और इसी तरह से एक दिन जब टीचर आए नहीं थे और यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हुए थे तो सभी लड़के संगीता की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन संगीता किसी की तरफ नहीं देखती है। और यहाँ पर जो किशोर होता है वह भी संगीता को देखता है और देखने के बाद वह भी उसे पसंद किया करता है। अब जब सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो तभी यहाँ पर किशोर को एक शायरी याद आ जाती है और उस शायरी को वो बोल देता है। वो कहता है कि चांद को सबने देखा, लेकिन क्या पता चांद ने किसको देखा। अब इस बात को सुनकर जो संगीता बैठी हुई थी, जिसे पता था कि सभी क्लास के लड़के उसकी तरफ देख रहे हैं, वह एकदम से किशोर की तरफ देखती है और यहाँ पर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए थे वो लोग भी किशोर की तारीफ करने लगते हैं और वाहवाही किशोर भी लूटने लगता है। इसके बाद यहाँ पर जो किशोर होता है वह संगीता की तरफ देखा करता और जो संगीता होती है वो किशोर की तरफ देखा करती, और सभी बच्चों में ये बात फैल जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ना तो इसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और ना ही जो संगीता होती है उसने अपने प्यार का इजहार इससे किया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ किशोर और संगीता 10वीं क्लास को यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं और 10वीं को कंप्लीट करने के बाद अब एक दूसरी जगह पर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि जहाँ पर किशोर एडमिशन करवाता है वहीं पर संगीता भी एडमिशन करवाने के लिए आ जाती है और दोनों की मुलाकात हो जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मन ही मन सोचने लगते हैं एक दूसरे के लिए, इसने मेरे बारे में पता करके यहाँ पर एडमिशन लिया है, और ऐसा ही संगीता सोचती है। यहाँ पर दोनों इस बात को सोचते हैं और उसके बाद वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। लेकिन अभी तक ना तो किशोर ने संगीता से अपने प्यार का इजहार किया था और ना ही संगीता ने किशोर से अपने प्यार का इजहार किया था। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे से बातचीत तक भी नहीं किया करते हैं। भले ही वो एक दूसरे की वेट किया करते, जब तक वो दूसरा क्लास में नहीं आ जाता तब तक पहले वाले को चैन नहीं होता है। इस तरह का उन दोनों का प्यार चल रहा था और ये प्यार मन ही मन का था। धीरे धीरे यहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई होने लगती है और इनकी 12वीं क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। अब तक इस जगह पर भी सभी को पता चल गया था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। और तभी किशोर के साथ ही पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रमोद होता है वह उससे कहने लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में। तो यहाँ पर जो किशोर होता है वह उससे कहने लगता है कि भाई तुझे नहीं पता, ये हमारा साइलेंट प्यार है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो वो पूछने लगता है कि कैसे साइलेंट प्यार है और कितने दिनों से चल रहा है। तो यहाँ पर किशोर उसे पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह से 8वीं क्लास में हमारे स्कूल में एडमिशन लेकर आई थी और उसके बाद मैंने इस तरह से शायरी मारी थी और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कभी भी जब या तो ये पहले आ जाया करती है या फिर मैं पहले आ जाया करता हूँ तो दोनों एक दूसरे का वेट करते हैं, और जब तक दूसरा वाला नहीं आता तो क्लास के बच्चे बताया करते हैं कि वो बार बार उठकर बाहर की तरफ देखते रहा करते हैं।
तो इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है वह कहने लगता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो तुझे एक बार तो बात करनी ही चाहिए, क्योंकि क्या पता वो वैसी तुम्हारी तरफ देखती हो और कोई प्यार वगैरह ना हो। तो यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद किशोर को भी लगने लगता है कि शायद ये सही कह रहा है, और उसके बाद वो सोचता है उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब इनकी इसी तरह से 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ये ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं। दोनों ने एक ही जगह एडमिशन लिया था, इस बार जानबूझकर ही, और वहाँ पर रहकर पढ़ाई करने लगते हैं। और फिर से उनका यही सब कुछ चलता रहता है, ना तो कोई किसी से बात करता है, लेकिन एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो किशोर के साथ का लड़का होता है, जिसे 12वीं क्लास में उसने ये बात बताई थी, वह भी इसी कॉलेज में आ गया था। और इस बार वो कहने लगता है, देख भाई अब तो तू कॉलेज में पढ़ने लगा है और अब हिम्मत नहीं करेगा तो कब हिम्मत करेगा, एक बार हिम्मत करके पूछ ही ले, क्या सच में वो तुमसे प्यार किया करती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो किशोर होता है वह इस बार सच में ही हिम्मत जुटाता है और यहाँ पर उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो संगीता के सामने जाता है तो उसकी पूरी हिम्मत टूट जाती है और वह चुपचाप खड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर वह अपने दोस्त से कहता है कि यार मेरी तो हिम्मत नहीं हो पा रही, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, इसकी सहेली से बात कर, इसकी सहेली तुम्हें इसके बारे में सारी बात बता देगी, और जब तुम्हें पता चल जाए कि ये तुमसे प्यार किया करती है तो इससे बात कर लेना। यह बात किशोर को भी अच्छी लगती है और उसके बाद किशोर ऐसा ही करता है। 2 से 3 दिन बाद जब यहाँ पर संगीता नहीं आई थी तो उसके बाद वह उसकी सहेली के पास जाता है और वहां पर जाकर उससे पूछने लगता है संगीता के बारे में। अब जब उसकी सहेली ये बात देखती है कि वह उसके बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर उसकी सहेली कह देती है, देखो वो उसकी ना शादी तय हो गई बहुत अच्छे घर में और उसके पीछे पड़ना बंद करो, वैसे वो तुमसे प्यार किया करती थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो किशोर होता है वह चुपचाप खड़ा रह जाता है और मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो वहां से तो वापस लौट आता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि संगीता उससे प्यार किया करती थी, लेकिन उसकी कमी की वजह से वह दोनों एक नहीं हो पाए। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ किशोर का पढ़ाई लिखाई में मन लगना भी बंद हो जाता है। तो इसी वजह से वह कॉलेज आना बंद कर देता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। यहाँ पर जो संगीता होती है उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगती हैं, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं है कि किशोर उससे प्यार किया करता है या नहीं किया करता, और वो तो केवल यही समझ रही है शायद वैसे ही देखा करता है, अब तक प्यार करता तो एक बार तो बता देता या मुझसे बातचीत तो कर ही लेता। इसी वजह से जो संगीता होती है वह अपनी शादी को कर लेती है, और जिस दिन संगीता की शादी होती है उस दिन जो किशोर होता है वह मन ही मन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। जब उसे लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा तो उसके बाद वह सोचता है कि कुछ ना कुछ काम धंधा किया जाए, क्योंकि अब घर वाले भी कहने लगे कि बेटा पढ़ाई तो तूने छोड़ दी, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो काम तुझे करना होगा। इसके बाद जो किशोर होता है अपने गांव को छोड़कर पास ही के शहर में चला जाता है और वहां पर जाकर पैसों का बिजनेस करने लगता है, यानी कि पैसों को ब्याज पर दिया करता और जो ब्याज का पैसा आया करता उसे भी ब्याज पर उठा दिया करता है और इससे पैसे कमाया करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का उसने लाइसेंस बनवा लिया था और उस लाइसेंस के थ्रू वह अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ किशोर को बार बार अपने अधूरे प्यार की याद आया करती है, लेकिन फिर वो सोच लेता है कि शायद ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में मिलना ही नहीं लिखा है। ऐसा सोचकर वह अपना काम करता रहता है और जब भी उससे घर वाले शादी के लिए कहते हैं तो वह साफ साफ मना कर दिया करता है। कहता है कि माँ बाबू जी, बड़ा भाई है, उसकी शादी हो चुकी है, तो आप उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो और मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। माता पिता उससे कह कर थक जाते हैं, लेकिन किशोर साफ साफ बोल देता है कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा और मैं तो ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। आपका वंश चलाने के लिए बड़ा भाई है और वही आपका वंश चला देगा। इसी तरह से काम चलता रहता है और जब यहाँ पर किशोर को काम करते हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं तो 2 साल बाद अचानक से किशोर का एक व्यक्ति होता है जिस पर उसका पैसा था और वो पैसों को देने में आनाकानी कर रहा था। तो यहाँ पर जो किशोर होता है वह उसके घर जाने का फैसला करता है और उसके बाद एक दिन सुबह सुबह काफी जल्दी खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद यहाँ से ऑटो पकड़कर सीधा उस गाँव में चला जाता है जिस गाँव का वह व्यक्ति था। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो अड्डे पर उतरता है तो उतरने के बाद पैदल पैदल उस व्यक्ति के घर तक जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे कुछ लोग इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं, गांव के लोग, और जहां पर लोगों ने वो घेरा बना रखा था उस घेरे के अंदर से जोर जोर से धमकाने की आवाज आ रही थी और कहा जा रहा था कि इस पर पिटाई लगाओ, उसके बाद ये सुधरेगी।
इस बात को सुनकर यहाँ पर किशोर को लगने लगता है कि भाई क्या मामला है, एक बार देख लेते हैं, लगता है गांव की कोई पंचायत हो रही है। ऐसा सोचते हुए किशोर धीरे धीरे कदमों से उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है जिस भीड़ ने एक घेरा बना रखा था। लेकिन जैसे ही किशोर अंदर की तरफ घुसता है और अंदर जाकर देखता है तो वहां पर एक लड़की को बीच में खड़ा कर रखा था जिसने केवल ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखे थे और उसे सभी लोग बुरी तरह से धमका रहे थे और तरह तरह के लांछन उस पर लगा रहे थे। कह रहे थे कि इसने बहुत गलत किया है और गांव की मान मर्यादा पूरी तरह से धूमिल कर दी है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इस पर बुरी तरह से पिटाई लगाओ। अब जब किशोर ये बात सुन लेता है और उसके बाद समझ में आ जाती है कि ये क्या हो रहा है, तो उसके बाद एकदम से उस लड़की की तरफ देखता है तो लड़की फूट फूट कर रोए जा रही थी। और जैसे वो उस लड़की का चेहरा देखता है तो देखते ही उसे पहचान लेता है, यह लड़की और कोई नहीं वही संगीता थी जिससे कभी उसने प्यार किया था, वो भी सच्चा वाला। अब संगीता की आंखों में जब वो आंसू देखता है तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वह एकदम से निकल कर आगे जाता है। साइड के एक व्यक्ति से एक गमछा छीनता है और गमछा छीनने के बाद संगीता के ऊपर ढकते हुए सभी लोगों से कहने लगता है कि आप लोग ये बिल्कुल से झूठ बोल रहे हो, ये लड़की ऐसी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जो संगीता होती है उसका पति था जो उस पर आरोप लगा रहा था, वो कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये लड़की ऐसी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो किशोर होता है वो कहता है कि मैं दरअसल इसके साथ पढ़ा था और मुझे पता है कि इसका कैरेक्टर पूरी तरह से साफ है, आप लोग जो भी इल्जाम लगा रहे हो वो पूरी तरह से गलत है। अब जो संगीता का पति होता है वो कहने लगता है कि लगता है यही लड़का था जो घर से भागकर गया था सुबह सुबह और इसी को पकड़ो और इसी पर पिटाई लगा दो। जब गांव वालों के सामने ये बात आती है तो सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उसको धमकाते हुए, लेकिन तभी किशोर जोरदार आवाज लगाता है और कहता है कि खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो उसके बाद देख लेना तुम सभी के साथ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं चीज क्या हूँ। इस बात को सुनकर कुछ लोगों के पैर ठहर जाते हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो आगे बढ़ रहे थे वह उन रुके हुए लोगों को देखकर एकदम से रुक जाते हैं। यहाँ पर जो किशोर होता है वो सभी के सामने कहने लगता है कि देखो, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और अगर आप लोगों ने इस लड़की से एक वर्ड भी कहा तो उसके बाद देख लेना मैं यहीं पर एक फ़ोन मिलाऊंगा और फ़ोन मिलाने के बाद यहाँ पर जो कुछ होगा उसके जिम्मेवार तुम सभी लोग होगे। सभी लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं और किशोर संगीता को चुप कराने लगता है। तभी यहाँ पर जो संगीता का पति होता है वो कहने लगता है कि अगर ये बात है तो ऐसा करो, इसे गांव से निकाल देते हैं और ये जहाँ भी जाए हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। इस बात को सुनकर जितने भी गांव वाले होते हैं वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर संगीता को गांव से निकलने के लिए कह दिया जाता है और धक्का देकर वहाँ से भगा दिया जाता है। संगीता वहां से निकल जाती है। किशोर जो भीड़ का हिस्सा बना होकर खड़ा था वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि संगीता बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और वह कुछ भी कर सकती है, अपने आप को इस दुनिया से विदा भी कर सकती है। इसी वजह से किशोर अपने उस काम को छोड़कर धीरे धीरे कदमों से उसके पीछे जाने लगता है। और जब थोड़ी आगे वो लोग गाँव से बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर जो किशोर होता है एकदम से आगे बढ़कर संगीता का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि संगीता अभी तक भी रोई जा रही है और पैदल पैदल चली जा रही है। जैसे किशोर संगीता का हाथ पकड़ता है तो जो संगीता होती है वो एकदम से उसका हाथ झटकती है और कहने लगती है कि हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो किशोर होता है वो कहने लगता है संगीता माफ़ कर दो मुझे, ये मेरी गलती थी। अब इस बात को सुनकर संगीता कहने लगती है कि क्या मतलब तुम्हारी गलती थी। तो यहाँ पर जो किशोर होता है वो कहने लगता है कि मेरी गलती मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो मैं तुमसे प्यार किया करता था और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार किया करती थी। अगर उस टाइम पर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर देता तो हम दोनों की शादी हो जाती और शादी होने के बाद मैं तुमको इस तरह का जीवन नहीं जीने देता। जो कुछ भी हुआ है उस सभी के लिए मैं जिम्मेवार हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संगीता होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि किशोर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी भी थी। अगर मैं उस टाइम पर तुमसे अपने प्यार का इजहार कर देती तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इसके बाद जो किशोर होता जैसे तैसे करके संगीता को चुप कराता है और पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या था और ये लोग ऐसा इल्जाम तुम पर क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो संगीता होती है वो पूरी बात को बताने लगती है। कहती है कि किशोर दरअसल मेरी शादी के बाद से मेरा पति मुझ पर ज़्यादा गौर नहीं दिया करता है और वो तो मुझसे ज़्यादातर दूर दूर ही रहा करता है, बस मतलब से ही बात किया करता है। अब स्टार्टिंग में तो मैं समझती हूँ कि शायद इसका व्यवहार ही ऐसा होगा और ये थोड़ा शर्मा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता और समय के साथ साथ कुछ भी ठीक नहीं होता तो उसके बाद मुझे शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पति का किसी और के साथ कोई अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा हो। तो इसी वजह से कल शाम को जब मेरा पति आराम कर रहा था तो उसके बाद मैं चुपके से उसका मोबाइल फोन उठाती हूँ और उसके फोन को खोलकर देखने लगती हूँ, लेकिन उस पर लॉक लगा हुआ था और उसके बाद मैं उसके फिंगरप्रिंट से उस फोन को अनलॉक कर लेती हूँ जैसे तैसे करके।
फ़ोन तो अनलॉक हो गया था, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी मैं देखती हूँ उसे देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके बाद मुझसे नहीं रहा जाता। मैं तभी के तभी अपने पति को जगाती हूँ और उसे दिखाती हूँ कि ये सब क्या है और तुमने ये सब कुछ क्या कर रखा है। तो यहाँ पर जो पति होता है वह उठता है और उठने के बाद जब वह देखता है कि उसकी पत्नी को सब कुछ पता चल गया है तो उसके बाद वह वहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि तुम इस बात को किसी को मत बताना और मैं इन सभी चीज़ों के लिए क्षमा चाहता हूँ और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहकर मेरा पति रात को मुझे समझा बुझा देता है और मुझसे पूछता है कि तुमने इन फोटो को किसी को भेजा तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसे बता देती हूँ कि नहीं, किसी को नहीं भेजा है। और जैसे ही फ़ोन इसके कब्जे में आ जाता है तो उसके बाद सबसे पहले वो अपना फिंगरप्रिंट हटाता है और फ़ोन के अंदर से उन सभी चीज़ों को डिलीट कर देता है। कहता है कि देखो ये मेरा अतीत था और यहीं पर ये ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को जिएंगे। ऐसा कहकर रात को तो हम सो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर मेरा पति कहने लगता है कि चलो तुम ऐसा करो, अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। और तैयार होने के बाद हम लोग मंदिर चलते हैं, ऊपर वाले से अपने सभी गुनाहों की मैं माफ़ी मांगूंगा। ऐसा कहकर वो मुझे तैयार होने के लिए भेज देता है और जब मैं नहाकर बाहर निकलती हूँ, मैंने ब्लाउज पहन रखा था और नीचे पेटीकोट पहन रखा था। उसके बाद जो मेरा पति होता है एकदम से मेरे बाल पकड़ता है और मुझ पर पिटाई लगाने लगता है। वह मुझे खींचता हुआ बाहर लेकर आता है और बाहर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि अभी अभी मेरी पत्नी के साथ एक लड़का था, वो लड़का तो भाग गया है लेकिन ये बच गई है। इस बात को सुनकर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग तरह तरह की टिप्पणी करने लगते हैं और मेरे ऊपर ये सारे के सारे इल्जाम लगा दिए गए थे। मैं इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती हूँ कि कोई आदमी इतना कपटी भी हो सकता है जो कि मेरे साथ ऐसा कर सके। इसके बाद मैं अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि सबको जो पकड़ा जाता है उसके बाद ऐसा ही किया करता है। यहाँ पर मैंने काफ़ी इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तो मुझे पेड़ से बांधकर पिटाई लगाने की बात कर रहे थे। इसी वजह से मैं फूट फूट कर रोए जा रही थी। ना तो किसी ने मेरे माता पिता को बुलाया और ना ही घर वालों से कोई बात की। इसके बाद किशोर को यहाँ पर पूरा मामला समझ में आ जाता है और उसके बाद वह कहने लगता है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहती है कि मुझे पहले अपने घर वालों से बात करनी है और उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है। इसके बाद जो किशोर होता है उसके घर वालों का फ़ोन मिला देता है और फ़ोन मिलाकर उसे बात करने के लिए दे देता है। लेकिन जैसे ही घर वालों के पास संगीता का फ़ोन जाता है तो एकदम से वो संगीता पर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया है तो तू आज से हमारे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती और तू तो कब की इस दुनिया से जा चुकी है। हमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की भी बदनामी हो जाएगी। संगीता रो रो कर अपने परिवार वालों को खूब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जब परिवार वाले नहीं मानते और उसको बुरा भला कहते हैं तो किशोर फ़ोन ले लेता है। और जब किशोर फ़ोन लेकर कहने लगता है, देखो अंकल जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो संगीता के पिता होते हैं वो किशोर को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि तू ही तो आ गया वहाँ पर, अगर तू नहीं आता तो वो लोग इसको सजा दे देते और उसके बाद मेरी बेटी का घर बच सकता था, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आज के बाद इससे ना हमारा कोई नाता है ना कोई रिश्ता है और हम नहीं जानते कि ये कौन है, और दोबारा यहाँ पर फोन किया ना तो पुलिस को बुलाकर तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लगवा देंगे। इस बात को सुनकर किशोर फोन काट देता है और यहाँ पर संगीता फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। किशोर जो होता है वो कहने लगता है, संगीता अब बताओ अब क्या करना है और कहाँ पर तुम्हें जाना है, और कोई जगह हो तो उसे बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें ले जाता हूँ। और तभी जो संगीता है वो कहने लगती है कि अब तो मेरे लिए किशोर कोई भी जगह नहीं है, अब तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा ही करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए जो संगीता होती है, जिस रोड पर वो चल रहे थे वहाँ पर एकदम से लेट जाती है और सामने से एक ट्रक आ रहा था। इस बात को देखते हुए जो किशोर होता है फौरन से उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर खींचकर उसे साइड में करता है और कहता है कि पागल तो नहीं हो गई, ऐसा नहीं किया करते, ये बहुत ही गलत होता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं शहर में रहा करता हूँ और वहाँ पर मेरे पास अपना घर है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकती हो, वैसे भी मैं तुमसे प्यार किया करता हूँ और अगर तुम्हें कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं तुम्हें अपना लूँगा और कैसी भी परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर संगीता किशोर की तरफ देखती है और कहने लगती है कि सच में किशोर, क्या तुम मुझे अब भी अपना सकते हो? कहीं मेरी बदनामी की वजह से तुम भी बदनाम तो नहीं हो जाओगे? तो यहाँ पर किशोर शायराना अंदाज में कहता है कि संगीता, मेरा प्यार इतना गहरा है कि उसमें तुम्हारा बदनामी का जितना भी रंग है वो फीका पड़ जाएगा और हम दोनों के प्यार को कोई भी बदनाम नहीं कर सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, मैं तुमसे प्यार किया करता था और प्यार किया करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रह सकती हो तो चलो मेरे साथ। यहाँ पर जो संगीता होती है वो किशोर का हाथ थामती है और
उसके बाद किशोर के साथ किशोर के घर चली जाती है। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संगीता ने उसके बाद ना तो अपने घर वालों से और ना ही अपने ससुराल वालों से कोई भी बात की है और किशोर के घर वाले भी इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनके बेटे ने शादी कर ही ली। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।